देखो भाई, अपने को अभी ये देखो अपना अभी कैसे चलने वाला है कहानी, तुम वो समझ लो। जो अभी तो रिवीजन और प्रैक्टिस वगैरह चलने वाला है, जब वो 15 दिन का गैप आएगा ना ई असेसमेंट से पहले, वो गैप बहुत जोरदार है। उसमें 6 क्लास लूंगा मैं, वो 6 क्लास में पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब तुम लोग समझो तुमको करना क्या है। एक बार मॉक्स की वजह से, प्री मॉक्स की वजह से तुम लोगों ने पूरा सिलेबस तो देख लिया, यानी आप सबने सारे टॉपिक देख लिए, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि किसने देखा ना हो या प्रैक्टिस नहीं की हो या कुछ ऐसा हो करके। अब तुम लोगों को ई असेसमेंट से पहले, उसकी एग्जाम चालू होने से पहले पूरा सिलेबस मिनिमम 5 बार वापस करना है। कितनी बार करना है? 5 बार, जिसमें से 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार मैं करवाऊंगा, बाकी 2 बार या 3 बार तुमको करना पड़ेगा। यानी कि थोड़ा सा अब मेहनत वाला टाइम है, अब ये पीपीटीटी का टेंशन भी हट गया, तो थोड़ा सा दिमाग जो है ज़्यादा लगाना अपनी पढ़ाई में। जो भी अब टेंशन है अब वो मैं काउंट नहीं करूँगा। तुम्हारे लगभग 2-3 महीने से बोर्ड तुमको टाइम दिया, पीपीटीटी ये वो, अब वो सब कुछ भी काउंट नहीं होगा, जो है अब मैनेज करना पड़ेगा और पूरा सिलेबस अपने को वापस दोहराना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने ई असेसमेंट देखे थे, हर एक ई असेसमेंट में कोई भी टॉपिक का कितना भी डिटेलिंग का सवाल आ जाता है। यानी कि ऐसा तो है ही नहीं भाई, साइंस में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत फिक्स टॉपिक क्लियर करते हैं। कुछ भी टॉपिक आ रहा है, कुछ भी सवाल आ रहा है, यानी कि बहुत डिटेल में चीज़ों को करना पड़ेगा। पेपर प्रैक्टिस भी रखनी पड़ेगी साथ साथ में तुम लोग को, और कंसेप्ट तो सबसे ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। अब देखो तुम लोगों की जो 2-3 मार्क फालतू में रिएक्शन में कटते हैं ना, वो अब कटवाना बंद कर दो। रिएक्शंस कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल रूल्स है, वहाँ पे ज़्यादा बुद्धि लगानी है नहीं, तुम लोग वहाँ पे ही गलतियाँ कर रहे हो। तो अभी एक बार आज आखिरी बार रिएक्शन कर रहे हो, अब रिएक्शन कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अब रिएक्शंस पे ध्यान दे देना, सारा कुछ क्लियर कर देगा। मेरे पास तुम्हारे सामने, मेरे पास ये पूरी केमिस्ट्री का टॉपिक का लिस्ट है। यहाँ पे देखो, एटॉमिक थियरी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये सब तो मैं नहीं करवा रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो बोलो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और किसी भी एटम में क्या देखा जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? बोलो, सेम रहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ये कहने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सारी की सारी बातें बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोगों को ये पता होना चाहिए एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, हर एक चीज के पीछे थियरी है। हमने पढ़ा है कि कोई भी एटम का जो मोस्ट ऑफ मास होता है, एक लाइट तो कर दो यार, एक लाइट तो कर दो, अभी 5 मिनट रुक जाओ, पीछे भी चालू हो जाएगी। ठीक है, कर देना। तो कोई भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कोई भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है। जो मोस्ट ऑफ मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में कौन से दो वो है? सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को करके आता है। ये बात तुमको पता होनी चाहिए। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं तो वहां पे क्या सेम रहता है, क्या डिफरेंट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन बदल जाता है। देखो, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, क्या तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर अलग अलग है क्या? नहीं, मतलब प्रोटॉन के नंबर क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के भी सेम रहे होंगे। तो चेंज क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है? एटॉमिक मास जो होता है वो चेंज हो जाता है। एकदम छोटी छोटी बातें मैं करूंगा तुम्हारे साथ। एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, ये बात तुम लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जबकि एटॉमिक नंबर जो रहता है वो क्या रहता है? एकदम सेम रहता है। इसके बाद हमारी कहानी आती है सबसे जरूरी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ये तो ऐसा टॉपिक है कि भाई कितना भी खींच लो इतना चल जाएगा, इतनी सारी बातें इसके ऊपर। तो हम लोग शॉर्ट में मेटल्स को एक बार समझते हैं। मेटल्स की डेफिनेशन तुमको पता है? ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। रिफाइंड मेटल 1 मार्क में आ सकता है भाई, तो वर्डिंग बहुत जरूरी है। तो मेटल्स को क्या बोला जाता है भाई? कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है भाई? मेटल्स की प्रॉपर्टी एक तो हार्ड होते हैं भाई, एक तो एकदम हार्ड होते हैं, और उसके बाद क्या? वेरिएबल होते हैं, ओपेक होते हैं। ओपेक हर जगह, मतलब ओपेक ठीक है लेकिन वो कुछ ऐसे खास प्रॉपर्टी नहीं है। फिर डक्टाइल होते हैं। ये सब के मतलब तो तुमको हजारों बार बता चुका हूं। वेरिएबल मतलब सीट में कन्वर्ट करना, डक्टाइल मतलब वायर में कन्वर्ट करना। इसके बाद सोनोरस होते हैं। कौन से असेसमेंट? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज ही है, ये जितनी हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है। मैं लिख भी देता हूँ, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। गुड हीट कंडक्टिविटी। हाँ, बोल सकते हैं। तो बोलो, गुड कंडक्टर ऑफ
गुड कंडक्टर वो केमिकल नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली नहीं हुआ वो, अगर उस पर रिएक्शंस की बात नहीं होगी तो नहीं हुआ। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड उठा दे भाई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर होता है लस्ट्रस है, यानी एकदम चमकते, एकदम मस्त शाइनिंग होते हैं, है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये किसकी प्रॉपर्टीज थी, मेटल की। इसी की सारी उल्टी प्रॉपर्टीज किसकी है, नॉन मेटल की है। नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, ब्रिटल होते हैं, कच्चे होते हैं। हैमरिंग करोगे तो फिर पतले पतले उसमें टुकड़े छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाओगे। मेलिएबल नहीं होते, मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते, उसका रीजन भी ब्रिटलनेस ही है कि मैं जब थिन शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो ब्रिटल है, कच्चे हैं, टूट जाएंगे, तो फिर नहीं कर पाऊंगा। उसका सोनरस नहीं होते हैं, और वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, लस्ट्रस नहीं होते। उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। और नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या होती है, दोज एलिमेंट व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बनाएंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की है, और हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की, कि भाई गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। ये जो हमने बात की, मैं नॉन मेटल की लिख नहीं रहा हूँ, तुमको गणित में भी मिल जाएगी और ऐसे भी हो गया बात। ये जो हमने बात की है किसकी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और नॉन मेटल। अब यहाँ पे एग्जांपल्स और एक्सेप्शंस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल एक्सेप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे हार्डनेस है तो इसके जो एक्सेप्शन है वो है सोडियम और एल्यूमिनियम, और नहीं एल्यूमिनियम नहीं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये एल्कली मेटल्स जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एल्कली मेटल्स जो है ये जो है इसके एक्सेप्शन है। ये इतने सॉफ्ट है कि मैं इसको जो है नाइफ से भी कट कर सकता हूँ। These metals, alkali metals, these alkali metals are so soft that it can be cut with knife। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोगों को हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है कि कैसे पता होगा हम लोगों को, पर ये पता होना चाहिए कि सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते। कुछ मेटल जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, और सॉफ्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। एक मेटल की जनरल प्रॉपर्टी ये भी है कि दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड होते हैं नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर समझते हो ना, ऐसे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, पर कहीं पे एग्जैक्ट 25 लिखा हो तो वो भी गलत नहीं है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है रूम टेम्परेचर होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो जनरली क्या देखा जाता है कि सॉलिड होता है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। इसका भी एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, गैलियम, सीजियम, मर्क्यूरी, है ना। गैलियम, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि वो जो एक्सेप्शन है वो ज्यादा बेटर होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे लिखूंगा। पहले हम लोग एक एक डिस्कस करते हैं। तो हार्डनेस के लिए एल्कली मेटल्स जो है एक्सेप्शन है ना। जो फर्स्ट लाइन वाले मेटल्स थे ना, फर्स्ट, वो समझ रहे हो क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं इसको, इसको ग्रुप बोलते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप वाले लोगों में जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये एल्कली मेटल्स का ग्रुप है। ये जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कच्चे होते हैं, नाइफ से कट हो सकते हैं। मेलिएबिलिटी तुमको पता है भाई, अच्छे से हैमरिंग करोगे तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल है। पर सबसे मेलिएबल मेटल जो है वो गोल्ड है। मोस्ट मेलिएबल मेटल जो है ये क्या है, गोल्ड है। कॉपर भी मेलिएबल है ना, कॉपर भी मेलिएबल है, कॉपर भी मेलिएबल है। मेटल्स आर जनरली मेलिएबल, है ना, ये बहुत मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल में भी जो होती है वायर में कन्वर्ट होती है, तो सबसे डक्टाइल मेटल ही गोल्ड है। गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर भी डक्टाइल होता है, लेकिन मैं मोस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जब बात करूंगा तो मोस्ट की या तो एक्सेप्शन की बात करूंगा। जनरल एग्जांपल तो तुमको भी पता है। तो डक्टाइल में भी सबसे ज्यादा जो होता है गोल्ड होता है, इवन प्लेटिनम होता है। ये सारे लोग जो होते हैं क्या होते हैं, मोस्ट मेलिएबल होते हैं। फिर सोनरस, हैमरिंग करोगे तो आवाज में आएगी, टंग टंग आवाज आएगी। इसका कोई ऐसे जनरल मोस्ट सोनरस या ऐसा कोई एग्जांपल हमको नहीं करना है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है ये नॉर्मली, लेकिन जो लेड होता है वो नहीं होता है गुड कंडक्टर। ये तुमको पता होना चाहिए। लेड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, भले वो मेटल है। लस्ट्रस है, चमकेदार है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल, हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए एग्जांपल नहीं सॉरी एक्सेप्शन जो है सबसे अच्छे, ये है गैलियम और सीजियम। इसको तुम केजियम, सीजियम जो कहना चाहो कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर गैलियम और सीजियम ये इतने वो कम मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कि इवन तुम हाथ में भी रखोगे ना तो भी ये पिघल जाएंगे, हाथ की गर्मी से भी पिघल जाएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ होता था। तो वो एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं याद है, वो तुम्हारे काम का भी नहीं है। पर तो इसको हाथ में रखोगे ना तो भी ये पिघल जाएगा। मर्क्यूरी भी तो है, मर्क्यूरी भी एक एग्जांपल है ना। उसको मैं डालूंगा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर के लिए, ज्यादा अच्छा एग्जांपल है वो कि मर्क्यूरी जो है एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्शन जो है क्या है, मर्क्यूरी।
ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होती, 730 के आसपास। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी चल रही है मेटल्स की। अब अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। वाला है रिकॉर्डिंग से कर इतनी सारी बातें करूंगा, हजारों बातें यहाँ पे लिख नहीं नहीं पाऊंगा कर मैं, सकते। हजारों बातें करने वाला आज बहुत क्रेजी बातें करूंगा, तो यानी कि लिख ही नहीं पाऊंगा इतना सब। तो तुमको वापस सुनना पड़ेगा ना, इसलिए ये रिकॉर्डिंग तो मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, सबके लिए ही होगी ये। तो चलो नॉन मेटल की बात कर रहा था मैं, हार्ड नहीं होते, ब्रिटल होते हैं। इसका एग्जांपल ही जो है कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसको बोलते हैं डायमंड। एलोट्रोप मतलब कार्बन का ही एक फॉर्म है ना, उसको एलोट्रोप बोलते हैं। अच्छा, तो हाँ, कार्बन diamond। का ही एलोट्रोप है, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ना, कार्बन से बना है। कार्बन नॉन मेटल है लेकिन एक्सेप्शन हो गया, तो ब्रिटल है वो, लेकिन इसका एक्सेप्शन जो है वो सबसे ज्यादा, ये बंद कर दो ना यार ऐसा आवाज, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट चीज ये पूरे यूनिवर्स में क्या है, डायमंड। फिर मेलिएबल डक्टाइल है, इसके कोई वहां पे एक्सेप्शन नहीं है, वहां पे जितने नॉन मेटल है वो सारे के सारे जो होते हैं मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते। सोनोरस का भी वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो सोनोरस ही नहीं होते। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो वो है नहीं, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। वहां पे एक्सेप्शन में ग्रेफाइट बन सकता है, जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो कि क्या है, यानी एक फॉर्म है उसका, कार्बन का एक फॉर्म है। आइसोटोप नहीं बोल सकते, कार्बन से बना हुआ है ऐसा, बहुत सारे कार्बन जुड़कर बनाते हैं। तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। और एक बार गूगल करके देख लो ना कि डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या नहीं है करके, तो वो भी फिर एक एक्सेप्शन है। डायमंड तो हीट से ही बनता है। नहीं एक बार गुड कंडक्टर है वो। एक्सेप्शन Yes, diamond is an तो exceptionally good conductor. यानी कि इसके जो नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और ग्रेफाइट व्हिच इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन की जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि वो नॉन मेटल के उसमें एग्जांपल है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड हीट का। हाँ, और लस्ट्रस तो वो तो लस्ट्रस नहीं होते हैं, तुम देख रहे हो मैं नॉन मेटल से मेटल से ही नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो मेटल में लस्ट्रस लिखा है, वो लस्ट्रस नहीं होते, वो तो नॉन लस्ट्रस होते हैं। उसमें एक्सेप्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, समझने जैसा क्या है इसमें, आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है, हो गया। तो नॉन मेटल तो लस्ट्रस नहीं होते ऐसे ना। डायमंड भी है। वो तो डायमंड इज लस्ट्रस बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। वो भी पॉलिश्ड होते हैं रफ। हाँ, डायमंड ऐसे जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फिजिक्स में पढ़ते थे, तो डायमंड इज ब्रिलियंट, मतलब डायमंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस दिखाता है ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट वहां उसको ऐसे एक्सेप्शन में नहीं बोल सकते, एक्सेप्शन में आयोडीन को बोल सकते हैं कि भाई आयोडीन जो है वो नॉन मेटल में एक्सेप्शन है, नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं, आयोडीन जो है वो क्या है, लस्ट्रस है, यानी कि एक एक्सेप्शन ही है। और वहां पे लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, वहां पे कुछ फिक्स नहीं है। जैसे मेटल में लिखा था जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वहां पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आयोडीन लिक्विड नहीं होता आयोडीन का पाउडर पाउडर कितना होता है, तो वो ब्रिलियंट चमकता है, वैसे फोन कर चमकता है, हाँ ना, कोई चमकता तो है पर सर। चमकता है। तो ये हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना ये बहुत अच्छे से देख ली। अब मुझे लगता है मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान देना चीजों पे, इसकी बहुत सारी बातें अभी हम लोगों को करनी है। देखो देखो मेटल जो होता है ना, सबसे पहला रिएक्शन मेटल्स का, ये छोटे छोटे रिएक्शंस है बहुत इजी। वो ऑक्साइड वो सब के साथ भी क्या चीज, ऑक्साइड वो सब के साथ ना हाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्या बनाता है, मेटल तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये क्या बनाता है भाई, मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे अगर मैग्नीशियम है तो प्लस O2 इट विल गिव्स MgO, है ना। सोडियम प्लस O2 इट विल गिव Na2O। कैल्शियम प्लस O2 इट विल गिव CaO। तो कोई भी मेटल अगर बोलते हैं ना मेटल इज हीटेड या मेटल को जला रहे तो वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही चलेगा। जैसे मैं तुमको बोलूं मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन थी, मैंने जला दी उसको,
वो एस में कन्वर्ट हो गई। क्या प्रोडक्ट बना? वो जो पाउडर थे वो क्या था? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के थे, क्योंकि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये तो तुमको पता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो कोई भी चीज जल रही है मतलब वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगी? रिएक्ट कर जाएगी और साथ में ऐसे कंपाउंड बनाएगी। तो इसका ये कंसेप्ट है। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये जो होते हैं कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ये तुमको बात समझ में आई? ये तुमको बात समझ में आई? अब देखो इसमें जैसे हम लोगों ने एसिड और बेस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको एल्कली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्कली बोला जाता है। मेरी बातों को सुनना। इसका सेकंड रिएक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड। एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं बताऊंगा जो सिलेबस में ना हो, सब कुछ है। मेटल विद वाटर, और ये पहली बार बता रहा हूँ मैं इस तरीके से। पिछले बारों में मैंने एग्जांपल ही नहीं दिए थे। देखिए प्रोनाउंसिएशन बेसिस अल्कलाइन। हाँ, जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं, दोस बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, then मेटल ऑक्साइड, नॉट मेटल, मेटल ऑक्साइड। अब देखो मेटल बेस प्लस का वाटर, एग्जांपल दो ना। NaOH, OH वाले आदमी। सोडियम ऑक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बेस के वाला एग्जांपल। अब मेटल प्लस वाटर जो है ना, मेटल प्लस वाटर, इट गिव्स, नॉर्मली ये क्या देता है? मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। नॉर्मली क्या देता है? मेटल हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में हाइड्रोजन देगा। ये आईडी क्या? जैसे अगर मैं MgO बोलूं तो ये पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा? MgOH ट्वाइस बना देगा, साथ में हाइड्रोजन देगा। ये रिएक्शन तुम्हारे स्कूल के कोई प्रैक्टिस पेपर में आया था, मैग्नीशियम का नहीं था शायद, कैल्शियम या किसी का। पहले से तुमको करना पड़ेगा। एक लाइट कर दो ना यार, मेरे को यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। टॉर्च ऑन कर दो। टॉर्च कितना करवाऊंगा भाई मेरे कैंडल की लाइट में? वहां करना वहाँ भाई बंद कर दे। क्या ऐसे? कितनी देर तक बोल अरे सर मैंने पीछे की आगे की और करवा दो ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनको समझ अरे नहीं ये आता। हाथ वाले को समझ नहीं आता यार। अरे मैंने करी हुई। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे रिएक्शन बनता है। कभी मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है खेल और खेल। कभी सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑक्साइड ही बनता है। हाँ, ये एकदम बराबर है। कभी मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और कभी सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑक्साइड बनता है। पानी में डालने के बाद सिर्फ मेटल ऑक्साइड दे देगा। जैसे एक अगर एक स्पेशल केस लूं, Na2O प्लस H2O, ये तुमको सिर्फ Na2O वापस से बना के दे देगा। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लिखा है। इसका कहानी समझो, पानी बैलेंसिंग की और साथ में हाइड्रोजन अलग से निकल जाएगा। कहानी क्या है? कभी मेटल ऑक्साइड बनता है, कभी मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मेटल ऑक्साइड बनेगा और कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। किसी मेटल को जब मैं किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल रहा हूँ, अगर वो एल्कली मेटल है, मतलब कि वो जो बेस बना सकता है, जैसे सोडियम हुआ, लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, अगर ऐसा एल्कली मेटल है ना, तो वो पानी में पूरी तरीके से घुल मिल जाएगा। वो क्या होगा? पानी में पूरी तरीके से घुल मिल जाएगा, तो वो ऑक्साइड बनाएगा। और कुछ कुछ मेटल जो पानी में घुलते मिलते नहीं है ना, वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है भाई? अब अपने को करना है एसिड के साथ, मतलब ग्रुप 1 खाली ऑक्साइड बनेगा। अब करना है मेटल का, मेटल विद, मतलब सर अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट करूं कोई भी मेटल को तो मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है वहाँ पे। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना भाई, और तुमको तो मिल भी जाएगी। पेट्रियर हमने प्लान नामी एक्टिविटी से नहीं मिलती। जेंटो फरारी अरे हमें पता तो है ऐसे मिली का आता है सर। मिली मतलब मर्क्यूरी है। मिली के लिए मर्क्यूरी और सिल्वर के लिए सिल्वर। तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। हर वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, है ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने मिलता है कि नहीं देखने मिलता है यहाँ पे? हर वो मेटल जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, और फरारी बोल रहा हूं, आयरन ले लो, और एक बार लेड भी लेके देख लो। तो अगर मैं इसमें अलग अलग एसिड लेता हूँ, HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, फिर यहाँ पे CH3COOH का भी रिएक्शन बता देता हूँ, CH3COOH का भी रिएक्शन ले लेते हैं और एक HNO3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो नो रिएक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, कॉपर लिखना था मेरे को,
सर हमें स्कूल से 2 वर्कशीट आई है। आर फाइन है। तो कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस ही नहीं करेगा। कौन सी ऑक्सीड आई है? एक ए और बी और सी की वर्कशीट आई है फिजिक्स और और ABC। केमिस्ट्री। नहीं मेरे को तो सर दोनों chemistry अध्ययन आई हो है गए हैं। खाली। और मेरे को एक बैलेंस इक्वेशन वाले आई 8 इक्वेशन। तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और वहां पे नो रिएक्शन होगा। इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। बोलो, ये सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, NaCl बना देगा, साथ में H2। ये कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, CaSO4 बना देगा, साथ में H2। यहाँ पे ध्यान देना, CH3COOH का रिएक्शन अच्छा होता है और आपस में मस्ती मजाक मत करो। इतना डिस्ट्रैक्टेड होगे कोई मतलब नहीं। यूवी में तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तू ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है आजकल। तो CH3COOH है ना, तो इसका फॉर्मेशन समझो कि यहाँ पे CH3COO नेगेटिव चार्ज का होता है और H प्लस ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। और ये CH3COOH में ये स्टार्टिंग के लोग नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आयरन खुद भी पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव वाले को ही डिस्प्लेस करेगा। ये है क्या सर? C3? एसिटिक एसिड पर एसिटिक एसिड है तो फिर क्या बोलना है सर? प्लस माइनस क्या? अरे भाई मेरे कोई भी एसिड होता है HCl है, तो इसमें H प्लस और Cl माइनस आयन होता है अच्छा, हाँ, ना। अच्छा, तो वैसे ही CH3COOH में CH3COO एसिटेट का नेगेटिव आयन होता है और हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन होता है। उल्टा तो इस पे बस इस वाले केस में उल्टा लिखते हैं, क्योंकि ये CH3COOH अगर तुम इसको देखो तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या था? इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप याद करो भाई। हाँ। क्या था? CH3COOH ही था। बनाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH भी लगता है। हाँ। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन CH3COOH, वही तो है। तो देखा जाए तो कोवेलेंट है, देखा जाए तो आयोनिक है। ये CH3COOH एक स्पेशल कंपाउंड है, ये आयनिक प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। तो जब हम इसको रिएक्शंस में स्टडी करते हैं ना, तब हम इसको आयनिक कंपाउंड मानते हैं, यानी CH3COO नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव लेते हैं। तो आयरन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो जो बनेगा वो बनेगा CH3COOFe। आयरन एसीटेट बोलते हैं इसको, मतलब एसीटेट वर्ड लग जाता है मेटल के साथ, तो आयरन एसीटेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगा। तो ये वाले कंपाउंड का रिएक्शन भी तुम लोगों को पता होना ऐसे सारे बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन बैलेंस कुछ भी नहीं, बैलेंस ये पता। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यानी मेटल विद एसिड है ना, बोल सानवी। यहाँ पे जो लास्ट वाला है ना आपका Cu वाला, Cu plus HNO3, उसके अंदर नो रिएक्शन। कॉपर कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगा। हाँ, जो कम रिएक्टिव है हाउ इट विल डिस्प्लेस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तुमको डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन इन सब की, ये सारी मैं अभी आज बताने वाला हूँ। फिजिक्स में हमने डेफिनेशन ही पूछी है। तो ये सारी चीजें भी बहुत वो करनी पड़ेगी अपने लोगों को। तुम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन कर लिया, अब काम नहीं बचा, इतना सारा कर लिया, लेकिन मैं बोलूँ तो अब रियल काम चालू हो रहा है। वो ये सिलेबस assessment तो करी ना एक बार एक ऐसे ही करने के लिए करना था, अब उसको डिटेल में करना पड़ेगा। क्या वो बोल रहे हैं? पास पेपर करा ना हमने जिसमें डेफिनेशन थी वेव्स की, हाँ, नहीं तो वही कोई सब, हाँ। वही सब आया था। तो रिफ्रैक्शन वाला वो। डेफिनेशन हाँ, बहुत हाँ। जरूरी है। तो और डेफिनेशंस अगर तुम सोच रहे हो डेफिनेशन तुम बैठ के रट्टा मार लोगे कि मेरे को बोल दो कि मैं सीट बना के दे दूंगा डेफिनेशंस की, तुम अगर सोचो कि बैठ के रट्टा मार लोगे तो जिंदगी भर में भी नहीं होगा। समझना ही पड़ेगा कंसेप्ट, यानी साइंस में बिना समझे कुछ नहीं होगा। तो देखो हर एक चीज के पीछे लॉजिक बता रहा हूँ और मैं समय दे रहा हूँ, मेरे को भगाना नहीं है। 2 स्लॉट भी रिएक्शन को दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ के चलना। तो मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने मिलता है। कैसा रिएक्शन देखने मिलता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले कौन सा था? मैट सर सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। देख लो ना, ऑक्सीजन कहाँ है इनमें? ऑक्सीजन कहाँ है? वो जो तुम बोल रहे हो सॉल्ट प्लस वाटर, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता था जब एसिड बेस को करते थे। यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, कहीं पे कहाँ चला हुआ पे ऑक्सीजन? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे? समझे कि नहीं समझे? इससे पहले कौन सा रिएक्शन था? वाटर और ऑक्सीजन के। अब देखो यहाँ पे मेटल को मैं किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा सकता हूँ। चौथा, मेटल विथ सॉल्ट। कहने का मतलब क्या है कि भाई सोडियम को CuSO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया, है ना, आयरन को CuSO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया। सो कौन से सॉल्ट आ सकते हैं? सॉल्ट मतलब कोई भी यानी कंपाउंड सॉल्ट बोल सकता है। कोवेलेंट। हाँ, मतलब एसिड नहीं होना चाहिए, H नहीं होना चाहिए और OH नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में H नहीं होना चाहिए, लास्ट में OH नहीं होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई भी कंपाउंड है तो वो क्या है? सॉल्ट है। अब जब सॉल्यूशन बोलते हैं तो फिर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी SO4 वाली, ये सारी NO3 वाली आ जाती है। अरे नहीं, कोवेलेंट वाला नहीं चलेगा। नहीं चलेगा।
सर मेटल Metal सॉल्ट एंड में जो वाटर है जरूरी नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी है। सोडियम है, एक काम करो तुम ले लो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो। तो सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। तो तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम लोगों के केस में प्रॉब्लम क्या है, तुम लॉजिक नहीं सोचते हो, तुम तुक्का मारना चालू कर देते हो कि सर ऐसा होगा ना, वैसा होगा ना, वैसा होगा ना। तुम लॉजिक तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। एक ये सिंगल मेटल है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने मिलेगा कि नहीं देखने मिलेगा। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये सोडियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम सल्फेट Na2SO4 है ना, Na2SO4 क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो Na2SO4 बना देगा, साथ में कॉपर अलग से रह जाएगा। इधर कॉपर किसके साथ रहेगा? अकेला अकेला सर ये अकेला मेटल रहेगा। प्रोडक्ट क्या देगा? ये तो बना रहा हूं मैं, यही तो नहीं, बना रहा हूं। प्रोडक्ट ऐसे होता है ना कि जब मेटल और सॉल्ट रिएक्ट करते हैं तो वाटर निकलता वैसा है। जैसे हाँ, मेटल वो नहीं। ऑक्साइड बनता है। वो अलग कहानी थी। अच्छा इसमें वापस से दूसरा सॉल्ट बन जाएगा। न्यू सॉल्ट। हाँ यानी कि दूसरा सॉल्ट बनेगा। बस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है भाई, ये हाई रिएक्टिव मेटल जो है इस लो रिएक्टिव मेटल को इसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और वहां पे एक और नया सॉल्ट बन गया और एक मेटल वहां पे अलग से मिल जाएगा। बस यहाँ भी तो मेटल अलग से था ही ना। अभी बोलो ये पोटेशियम भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना देगा, KCl बना देगा और साथ में मैग्नीशियम अलग से दे देगा। यही अगर मैं एक लोचा मार दूं कि सिल्वर को लिख दिया मैंने और कैल्शियम सल्फेट को लिख दिया मैंने तो नो रिएक्शन। क्यों? से डाउट है। लो रिएक्टिव मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। लो रिएक्टिव मेटल को नहीं कर सकता मैं, लो रिएक्टिव मेटल को कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या बोलता, जैसे NaCO किया, जो Na2SO4 जो बना वो ज्यादा बेसिक बना या बेसिक सॉल्ट उस तरीके से अगर अभी सोचेगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। इस कैटेगरी में बेसिक एसिडिक मत सोच, Cu है ना, इसमें मत सोच। लास्ट में क्लियर हुआ ये? तो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Ca नहीं देखने Ca है ना? Ca है। कैल्शियम है। हां Cu होता तो भी नहीं करता। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कॉपर भी, कॉपर भी तो सिल्वर कम रिएक्टिव है कॉपर अच्छा से। अच्छा है। तो सिंगल मुझे हिंदी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखो कुछ जरूरी बातें इधर लिख दूं। जैसे अब जैसे वैलेंसी है, तुम लोगों को वैलेंसी पॉलीएटॉमिक आयन की तो याद करनी पड़ेगी, उसकी कहाँ से निकालोगे? NO3 की 3 है। वो तो देखा जाएगा, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वैलेंसी जो है द्रव्य और तनित भाई आपस में जो भी मस्ती में लगे हो मत रहो। मेरे को तो थप्पड़ मारने का मन करता है जब तुम ऐसे करते हो। तो मैं देख रहा हूँ तो उसको देख के हंस रहा है, फिर मेरे को कर रहा है ऐसे। ऐसे तो हम है ही नहीं, हम चुप रहो। तो तुम लोग ये समझो तुम लोग के वैलेंस तो तुमको सबकी ऐसे पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट की तो मिल जाएगी, पॉलीएटॉमिक की नहीं मिलेगी। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी तुमको समझनी पड़ेगी। जैसे बोल रहा हूँ फेरस और फेरिक +2। तो फेरस और फेरिक में क्या है? तो फेरस इज Fe2+ और फेरिक इज Fe3+। कुप्रस कॉपर की दिस इज Cu2+ और दिस इज Cu+। इसमें 3 है, इसमें बड़ा रिक और रस मतलब +2। हाँ, रस फेरस कुप्रस नॉर्मल वाला कौन सा होता है? और कुप्रिक नॉर्मल वाला ही होता है। नॉर्मल ये अब इसमें तुम लोगों को दो रस तो वो पॉलीएटॉमिक वो एक इलेक्ट्रॉन देगा या 2 देगा, आयरन में 2 या 3 देगा, इसमें 3 नहीं दे से सकता। पॉलीएटॉमिक वही होगा ना जो कोवेलेंट बनाते हैं। हाँ, अब पॉलीएटॉमिक जैसे सल्फेट SO4 तो इसका वैलेंसी 2- है, NH4 इकलौता +1 वाला अमोनियम है ना, अमोनियम। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अमोनिया। फॉस्फेट बोल रहा हूँ तो -3, अगर नाइट्रेट बोल रहा हूँ तो -1 है ना। SO3 का भी -2 होता है, SO3 -2 और इसमें कार्बोनेट CO3 H2CO प्लस -2 होता है। देखिए पॉलीएटॉमिक है, यानी कि इनकी वैलेंसी भी तुमको याद रखनी पड़ती है। और भी कोई याद आ रहा है? नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, NH4 होता है, NH3 तो अमोनिया है। ठीक है, हो गया हमेशा और एक दो और होंगे कोई ना अरे कोई। इसका चार्ज कैसे पता लगता है? ये याद कर लो भाई, अरे बट ये याद रखो, इसका रीजन नहीं। सर ऐसे तो जो भी कार्बन वाले वो भी तो पॉलीएटॉमिक वाले हैं ना। जो कंपाउंड होते हैं उनका कोई चार्ज नहीं होता है। कोवेलेंट कंपाउंड की चार्ज नहीं होती, ये ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं, चार्ज के साथ दिखाते हैं, और वो ऐसे सिंगल आयन शो होता है। यानी अगर 2-3 एलिमेंट जुड़ रहे हैं तो सिंगल आयन की तरह शो नहीं होता है, इसमें सिंगल आयन की तरह शो होता है, इसलिए इसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं।
और सर ये NH3 भी तो होता है। अरे NH3 कंपाउंड है, ये उसको सारे चार्ज अलग नहीं होता है, अलग वो कंपाउंड है, कंपाउंड के पास चार्ज नहीं होता है, जिसके पास चार्ज है वो आयन है। तो NH3 कंपाउंड है, वो स्टेबल है ना, एक नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन पूरा 8 ऑक्टेट हो गया, बट इसमें एक ज्यादा है, समझे? क्लियर हुआ? हेलो, और वो ऊपर वाले वो तो मैंने बेसिक बता दिया, एलिमेंट ही है वो तो, बस वो अलग फॉर्म में करते हैं। एक वो था ना, वो 15 नंबर पे कौन था, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तक दे देता है या फिर 3 ले लेता है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। फॉस्फोरस 15 नंबर है इसका, 2,8,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। एक्सेप्शन तो बाइकार्बोनेट भी तो होता है। लॉजिक नहीं होता एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं, क्या हमें लॉजिक नहीं पता इसका एक्सेप्शन सर, इतनी एनर्जी है, ये एक्सेप्शन है ना, बस एक दो एक्सेप्शन होते ही है। चलो, ये मेटल की तो मुझे लगता है तुम लोगों को मैंने लगभग सारी बता दी। अब नॉन मेटल की, अब नॉन मेटल जो है तो मेटल नॉन मेटल, अच्छा नहीं नॉन मेटल प्लस SiO2 बचे। नॉन मेटल विद ऑक्सीजन सर प्रॉपर्टीज बाइकार्बोनेट भी हुआ ना, हाँ पॉलीएटॉमिक। मेटल हाँ। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी हुआ, तो HCO3 इसकी -1 होती है ना, बाइकार्बोनेट भी होता है। अभी तो उसमें तो एक दो और भी होंगे जो अपने को याद नहीं है। तो नॉन मेटल विद ऑक्सीजन को अगर मैं देखूं, नॉन मेटल नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें प्लस अगर ऑक्सीजन मार दूं तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बना देगा, NO2 CO2 SO2 ऐसा। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन ये क्या बना देता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। हाउ एसिडिक, ये याद करो, मैंने तुम लोगों को पिछले बार भी लिखवाया था कि अगर इन नॉन मेटल को पानी में डाल दूं, NO2 को पानी में डाल दूं, CO2 को पानी में डाल दूं, SO2 को पानी में डाल दूं, SO3 को पानी में डाल दूं, अगर इन सबको पानी में डाल दूं तो ये सब क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। और ये बात है तुम लोगों को अब तो पता चली गई, तो क्योंकि metallic इतनी oxide इंपॉर्टेंट basic है। है। याद करो, ये स्पेसिफिक में खाया नहीं था, ये स्पेसिफिक के पेपर में रिएक्शंस एसोसिएटेड विद एसिड रेन क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? तो ये जितने रिएक्शन बता रहा हूं ये सारे के सारे तुम्हारे लिए जरूरी है। तो ये क्या बना देगा, HNO3 बना देता है। ये क्या बना देता है, H2CO3 बना देता है। ये क्या बना रहा था, H2SO4 बना, H2SO3 बना रहा था ये, और नीचे वाला H2SO4 बना रहा था, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक। तो ये रिएक्शन है एसोसिएटेड विद एसिड रेन, है ना। और ये नॉन मेटल जो है ये पानी के साथ मिलकर इस तरीके से एसिड बना देते हैं, इसलिए एसिडिक नेचर के होते हैं। कोई भी चीज को, ये सारी एक एक लाइन में बहुत जरूरी बोल रहा हूँ, कोई भी चीज को कब एसिड बोलते हैं, कब बेस बोलते हैं। एसिड कब बोलते हैं, जब वो पानी में जाने के बाद कुछ H+ आयन का डिसोसिएशन दिखा है ना, वो किसका, आर्हेनियस एसिड। जब डेफिनेशन तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, जब ये टॉपिक पहली बार, तो 8th में या 9th में जब तुम पढ़ रहे थे, तब एसिड और बेस की डेफिनेशन 2-3 लोगों के नाम से थी कि आर्हेनियस ने डिफाइन किया था, एक वो ब्रॉन्स्टेड लवरी थियरी था, और एक और कोई था। तो यानी कि ये इन लोगों ने डिफाइन किया। तो आर्हेनियस क्या बोलता है, दोस कंपाउंड which in water which when dissolved in water dissociate into H+ ion are known as acid। तो ये जो है, ये सारे लोग पानी में जाके देखो ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं, H+ ion में डिसोसिएट होएगा ही ना। और आर्हेनियस बेस किसको बोलते हैं, जो कंपाउंड जो है पानी में जाने के बाद OH- आयन देता है, OH- आयन देता है। ये H+ लाएंगे देखना सब सर, में ये स्लाइड्स ना? सब में हाइड्रोजन है। ओ मेरे को हाँ यही है। तो यानी ये कहानी है इसके पीछे की, है ना। अब जैसे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इसी के ऊपर ना एक बहुत जोरदार सवाल आता है कि NH3 एक बेस है, उसमें OH तो है ही नहीं, इसका रीजन बताओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ NaOH बेस है तब तुम मान लोगे, MgOH ट्वाइस बेस है तब तुम मान लोगे। मैं बोल रहा हूँ NH3 इज अ बेस, गिव रीजन। तुम बोलोगे कि सर इसमें तो OH है ही नहीं, तो बेस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये गलत है। जब NH3 पानी में जाता है ना, एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके, बेस नहीं है लेकिन पानी में जाने के बाद ये पता किस पर डिसोसिएट होता है, NH4+ और OH-। ये लो, तो पानी में जाने के बाद जो OH- आयन देगा वही क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जो पानी में जाके OH दे रहा है वो बेस है, भले उसमें OH नहीं है, पानी में जाने के बाद OH दे रहा है तो वो क्या है, बेस है। क्या है वो, बेस है। समझे कि नहीं समझे? किस दे रहे हो? अरे देख ले मेरे भाई, लिख तो दिया मैंने, रिएक्शन ही लिख दिया।
Sure. थोड़ा पॉज हो गया बच्चा केमिस्ट्री में हमारा। हो जाता है, हो जाता है। ये वीडियो तुम लोग 2-3-4 बार देखोगे ना तब मजा आ जाएगा। पहले के चार एसिड है नीचे सर छोटी-छोटी वीडियो करके डालना। एक ही स्लॉट में जाएगा पूरा। अरे नहीं, रिकॉर्ड छोटे-छोटे में करना। नहीं, एक ही गो में जाएगा फुल केमिस्ट्री। आप कर पाओगे अपलोड? फिर अपना स्टार्ट अपलोड एक साथ करना, रिकॉर्ड अलग-अलग। कौन से सर सर उसका लाइव स्ट्रीम कर वो जाने दो ना। प्रशांत को लिंक तो मिल जाएगी अच्छा। परसों का क्या कल तक। सभी लाइव चलो स्ट्रीम अब लिंक देखो, मिलेगी, हमें मिलेगी। तुमको मिलेगी। अच्छा। अब देखो, अब नॉन मेटल इतना इतना भारी कंसेप्ट है ना, जब मैंने सीखा था तो मेरे को 4 जन्म लग गए, सॉरी 4 दिन लग गए। नॉन मेटल विद एसिड सर आप किसने सल्फर ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम सल्फर को कोई ऐसे आलतू फालतू एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा नो रिएक्शन होता है। क्यों? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। टॉपिक खत्म। वाह अरे चार दिन क्यों नहीं लगे 4 दिन? 4 दिन लगे थे ना। चलो 7 दिन लगे आज। सर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके दिखाओ। एक छोटा सा तो एक्सीलेटर एक छोटा सा था मेटल का था, भूल गया मैं, अब लिखता हूं। मेटल प्लस बेस, तो भूल गए तुम। ये भी सॉल्ट और वाटर देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। हाँ, इसके रिएक्शंस में मैं अभी से वापस बोल रहा हूँ, जब बताया था तब भी बोला था डू नॉट लर्न, अभी भी बोल रहा हूँ डू नॉट लर्न। ये रिएक्शन से तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग ये नहीं कर रहे हम लोग उसको। करवाएंगे भी नहीं। ये मेटल के मैं लिखूंगा। मेटल और बेस के रिएक्शन है, तो मेटल ले लेते हैं, जिंक और एल्युमिनियम ले लेते हैं, और बेस एक ही मुझे आता है NaOH। सर अरे आपने बोला ना बेस और भी कुछ। सर तो ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, और ये बनाएगा NaAlO2। तो ये इस तरीके से अलग कैटेगरी के कंपाउंड बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना सॉल्ट बनता है, पर मैंने वापस से बोल रहा हूँ कि डोंट लर्न। ये सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए है कि बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। सारे बेस के साथ रिएक्शन नहीं होता है, सारे मेटल कोई भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई मेटल जैसे अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या सारे बेस के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं, बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं मेटल और बेस के। सर जी, तो ये तुमको पता होना चाहिए। बोल गए मैं पूछ रहा था हाइड्रोजन गैस को डिनोट कैसे करता? H2 यार, बस आपको यस जी कुछ ग्राम नहीं ग्राम बोल रहा हूँ। यस, लिखना है। हाइड्रोजन गैस है तो सॉलिड थोड़ी हो। किसने बोला सॉलिड? नहीं पूछ रहे इसको। ग्राम। मैं चलो denote अब देखो, अब हमारे ये नॉट मेटल प्लस बेस नहीं होता, तो मेटल नॉन मेटल के सारे रिएक्शन खत्म हुए। तो अब जाके तुम्हारा मेटल और नॉन मेटल खत्म हुआ। जो मैंने बोला था कि भाई ये तो कितना भी लंबा खींच दूं, वो तो मेटल नॉन मेटल की बात की थी, वो अब खत्म हुई। फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख ली, एग्जांपल एक्सेप्शन भी देख लिए, और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को जो है मेटल नॉन मेटल हो गया। तो अब अगर ऐसा है तो एक्सट्रैक्शन देखते, वरना खोल तो वही सिलेबस। मतलब वो कैल्सिनेशन होगा। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। तो मेटल नॉन मेटल हो गया, एटम एटम वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिक्सचर। कंपाउंड मिक्सचर में ना ये एक फ्लो चार्ट समझ लो, है ना। हमारे पास जितने भी मैटर होते हैं, ये मैटर की 2 कैटेगरी होती है, ठीक। मैटर की 2 कैटेगरी होती है, प्योर सब्सटेंसेस, है ना। ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स है, लेकिन ये फ्लो चार्ट्स ना मेरे को तो बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को ये कंसेप्ट समझने में हमेशा मदद करते हैं। प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं इसको। एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, को याद हो गया। इम्प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, प्योर सब्सटेंस में 2 कैटेगरी है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। ये प्योर होते हैं। यहाँ पे 2 कैटेगरी है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। कभी कभी क्या करता हूँ, बच्चों को बहुत शॉक कर देता हूँ। होमोजीनियस में एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं, और यहाँ पे 2 कैटेगरी और होती है जिसको सस्पेंशन और कोलॉइड्स बोलते हैं। हाँ, ये ओरल था ना। ओरल में था। तो ये कहानी, कोलॉइड का एग्जांपल याद रखने का भाई, मिल्क। ये कोलॉइड का एग्जांपल याद रखना। एयर भी था। एयर सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस। ये तो मिक्सचर होता है। ये सारे मिक्सचर के ही है। फिर तुमको आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड के बीच की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा आती है। मैंने बहुत बार करवाया, तो ठीक है। केमिकल फार्मूलाज, केमिकल रिएक्शंस एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलो भाई, अब एक बहुत मस्त बातें करने का समय आ गया।
हजारों बार ये बातें कर ली है, एक आखिरी बार आज कर रहे हैं, उसके बाद तो कभी ये होने नहीं वाला है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। जैसा कि मैंने बोला डेफिनेशन इन सब की अब याद करने का समय आ गया है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन किसको बोलते हैं? व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो मैं इसका एक बार लिख देता हूँ, दो या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो अगर मैं Cu plus Fe plus अगर बनता हो तो बन जाएगा, बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन जाता है अगर बनता हो तो। ऐसे तो कुछ में भी नहीं बनेगा पर हो। तो इसमें भी वो होता है व्हेन टू और मोर, और यहाँ पे भी आता है हाँ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, कंपाउंड जुड़ के भी एक सिंगल बनता है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स थोड़े ज्यादा करेंगे। चलो पहला कॉम्बिनेशन का एग्जांपल ले लेते हैं नॉन मेटल का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या बनाता है? NH3 बनाता है। ये क्या बनाता है? NH3 बनाता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात मैं अगर बता दूं तो ये रिएक्शन जो होते हैं जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी हीट जो होती है इनमें निकल जाती है। हीट जो होती है इनमें निकल जाती है। जैसे मैग्नीशियम वाला जो एग्जांपल था ना, मैग्नीशियम प्लस O2 इट गिव्स MgO, तो उसमें साथ में हीट लाइट भी निकलती है, एनर्जी निकल जाती है, एनर्जी निकल जाती है यहाँ पे। तीसरा जो है अगर कंपाउंड्स की बात करूँ तो कंपाउंड्स भी रिएक्ट कर सकते हैं और साथ में क्या बना सकते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऐसा कुछ भी जो है तुम लोगों को देखने मिल सकता है। ये बात तुम लोगों को समझनी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ये था तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अगर बारे में। आपने और भी कराए थे ना एक सर ये ऐसा नहीं होता, ये यूजुअली बहुत सारे। एक्सोथर्मिक होता है। बहुत सारे लिख तो दिया भाई मैंने, लिखी हुई चीज पूछ रहा है। नहीं बट फिर आपने एक ऐसा रिएक्शन बोला था ना जो कि एंडोथर्मिक था। अरे वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में बात करूंगा उसकी, अभी सही समय नहीं है उसका। नहीं मैं ऐसे पूछ रहा फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में कितने ज्यादा बेटर है। चौथा जो है H2 plus O2 gives H2O, वाह है ना? बैलेंस कर दो वाह यानी कि इस तरीके से अभी बाबा क्या कर रहे हो? तो इस तरीके से भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ या सिंथेसिस रिएक्शन हुआ। सिंथेसिस उसके बाद आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें अलग हो जाता है ना? रिएक्शन, इसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है टू और मोर प्रोडक्ट में। सिंगल रिएक्टेंट जो है कॉम्बिनेशन का उल्टा टाइप ऑफ फ्यूजन, काइंड ऑफ फिजन फ्यूजन बोल सकते हो। when single reactant is broken down into two or more products, two or, ये डेफिनेशन भाई तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, मेरे को शौक नहीं आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे तीन चीजें होती है, हीट से तोड़ सकता हूँ, लाइट से तोड़ सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकता हूँ। वो लाइट मतलब सनलाइट जैसा ही होगा। अगर मैं हीट से तोड़ रहा हूँ तो इट इज थर्मल डीकंपोजिशन। कैसा डीकंपोजिशन है? थर्मल डीकंपोजिशन है। अगर मैं हीट से तोड़ रहा हूँ ना तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। अगर मैं लाइट से तोड़ रहा हूँ तो बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटोलाइटिक, फोटो मतलब लाइट, लाइटिक मतलब तोड़ना, तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन बोल सकता हूँ। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहा हूँ तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं पर ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन होगा। हर एक के एग्जांपल दे देता हूँ तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी। देखो थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब होता है कि भाई हीट दे रहा हूँ तो कोई चीज जो हो रही है वो क्या हो रही है? टूट रही है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, दे दो हीट, किस में टूट जाएगी? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। बैलेंस्ड भी रिएक्शन है। देखो कितनी अच्छी बात है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर मैं सनलाइट का एग्जांपल दूं तो मेरे पास हमेशा से दो ही एग्जांपल है, AgBr, इससे ज्यादा एग्जांपल ही नहीं है मेरे पास, और AgCl। इसको दोनों को मैं अगर सनलाइट दे दूं
इसको दोनों को मैं अगर सनलाइट दे दूं तो Ag प्लस Br2 नॉन मेटल में R2 लिखते ध्यान रखना, मतलब Br2 H2 O2 N2 S2 Br2 Cl2 फिर I2 अगर वो iodine गैस हो तो इसलिए लिखते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। और ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं ना, देखो ये जरूरी बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो तुम लोगों को कहीं ना कहीं ये सिस्टम में मिल जाती है, दिख जाती है। तो दीस टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है ना, उसमें ये दोनों रिएक्शन अब बोलना मत कभी आ जाए तो, क्या मैंने सर बताया आज हाँ भाई आज बताया एलेना रिएक्शन बताया हाँ, नहीं, अरे reaction actually नहीं। मैं ऐसे हाँ, लगी थी। सर विल्मोट सर केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से पता है। बाबरे साइंस वालों को भी इंग्लिश आ जाती है क्या? बताया था सर आपको भी आनी चाहिए देखो। थर्मल हाँ, इंग्लिश वाली आई है। हाँ, फेल हो जाओ। चलो लो बड़े फेल हो जाए। वापस डिस्ट्रैक्ट हो गए। हेलो, क्या किया भाई? उधर से बंद हुआ क्या? स्विच ऊपर ही है। रैंक केस में रिमोट से इसने कर दिया। इसने चलो अरे अब रिमोट अब देखो, अब पानी है, पानी को इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ो। हेलो, हाँ तो ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करो और इस पे बात समझो कुछ। हाँ। अगर अगर भूल गया, वाह शैम्पी वाह। सर आप जो कोई भी डिकम्पोजिशन होता है, कोई भी ये तीन बोल भाई। क्या हुआ? जा। भूल गई। ये तो मजे लेने वाली बात हो जाती है। ये मैं पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ। देखो कोई भी रिएक्टेंट है वो अगर इसको डिकम्पोज करे तो कोई भी कंडीशन में कर सकते हैं। हीट भी थोड़ा देखना, मतलब ठीक है, हो जाता है। हो जाता है। तो हंसी क्यों थी भाई? हेलो, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ अरे पानी का पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, तो H2O पानी का को है। ये कैथोड एनोड है ना? हाँ हाँ सर कैथोड पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। पॉजिटिव होता है। कैथोड पे पॉजिटिव कैटायन नहीं, एनोड कैथोड कैथोड होता है। होता है। नेगेटिव होता है। सर ये तो मैंने पढ़ा है। कितना अजीब होता है कैथोड एनोड बोलना। एनोड कैथोड अच्छा है। पानी है, पानी टूटेगा ना, जब हाँ। पानी टूटेगा तो पाव के बारे में सुना है? पाव हाँ भाजी के साथ आदि खाना। अरे मस्त थी पाव का मतलब होता है P मतलब बड़ा पाव। पॉजिटिव, A मतलब एनोड और O मतलब ऑक्सीजन। हाँ, तो और को पहले पाक लगाओ। मैं पढ़ा रहा हूँ, ओ भाई पढ़ाओ। पाव एक शॉर्ट फॉर्म है भाई, पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीजन आता है। इतना सर इससे अच्छा एनायन पापा लिख दो। ठीक है ना? पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीजन। जब चुप रहे यार, कितना बोल रहा है। तो H2O जो है, H2O जो है वो टूटता है H2 प्लस O2 में, बैलेंस भी कर देता हूँ मैं। तो ये जो H2 है ये कैथोड पे मिलता है और जो O2 है वो किस पे मिलता है? एनोड पे मिलता है। ये कहानी तुम लोगों को पता होनी चाहिए। और जो रेशियो निकलता है, रेशियो ऑफ गैस कलेक्टेड, रेशियो एसी बंद करना भाई, गर्मी हो रही ठीक कर रहा था। है। रेशियो ऑफ गैस कलेक्टेड तो नहीं है सारी बातें जरूरी है। 2:1 के रेशियो में गैसेस मिलती है, क्योंकि जब तुम फॉर्मूला देते हो H2O मतलब हाइड्रोजन डबल ऑक्सीजन से, तो जब टूटेगा भी तो हाइड्रोजन की गैस का जितना वॉल्यूम मिला है वो डबल मिला होगा किसके? ऑक्सीजन की गैस के उसमें। और ये जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या हो गया भाई? अरे गड़बड़ लग गया। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड है। व्हाट टाइप ऑफ एसिड सर? HCl, H2SO4 ऐसे कोई भी few drops of acid are added क्यों? For conductivity. Conductivity के लिए pure water is bad conductor. Distilled water या pure water is bad conductor of electricity. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ions जो है present नहीं है, छानवी है। तो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है। मेरी बातें सुनना, केमिस्ट्री में कोई भी सोल्यूशन को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो वहाँ पे फ्री आयंस का प्रेजेंस होना चाहिए। प्योर वाटर में कुछ भी आयंस प्रेजेंट नहीं है तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि टैप वाटर जो होता है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और सॉल्ट है जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो आयंस में टूट जाएंगे। तो सर यानी कि इन केमिस्ट्री फॉर अ सॉल्यूशन टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इज नेसेसरी। अगर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आयन से इलेक्ट्रॉन आयंस इससे डाउट है।
देखो सर्किट बोर्ड में आग लगी तो डिस्ट्रीब्यूटर क्यों डालते हैं हम लोग? नहीं कुछ भी हो बात रहा सही है है सर, बात सही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं? क्या बोला वापस इलेक्ट्रिसिटी की आग अलग होती है भाई। तो सब अरे सारे तो आग लगी है, वो पानी स्पार्क खुलेगा। की वजह से आग होती है, स्पार्क को रोक नहीं हाँ। पाएगा तुम। खोलना है। अच्छा नहीं मत करो, भूल जाओ। वो कंप्लीट चलो कंप्लीट फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बता रहा मैं तुम लोगों को। क्यों? अभी तो इसके साथ किया तो इसके डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ कि व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन देखने मिलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन देखने मिलते हैं कि भाई दोनों आयन जो है बदल जाते हैं। सर कौन से ग्राउंड सर वॉशरूम जाओ। जी बोल जी। वो कौन से ग्राउंड से बदलाव होता है, मतलब कौन सा देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो रिएक्टिव होता है वो जाता है। तो रिएक्टिव वाला ही चला है तो उसको हटा दिया तो वो हटावा बचे हुए के साथ कट जाएगा रिएक्शन बताता हूं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या होता है, AB प्लस CD जो होता है, देखो मैं स्कूल वालों की तरह गरीब आदमी तो हूं नहीं, तो ये AD प्लस CB बनेगा, BC मत ये लिखिए बढ़िया मत करने। तो ये जो है ये CB बन जाएगा, ध्यान देना। और इसकी डेफिनेशन में एक ही बात आती है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। हेलो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं भाई इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एग्जांपल दे देता हूं फिर बोलोगे कि एग्जांपल नहीं बता। NaCl पे Na2SO4 लूंगा, मेरी मर्जी, मेरा स्मार्ट फोन। हाँ लो ना, चुरा ले इधर आपको पता है। BaCl2 है। इसको जब रिएक्ट कराएंगे, देखो ध्यान देना, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो गया भाई बेरियम वाली गर्लफ्रेंड को ले गया, मतलब बेरियम वाले के साथ क्लोरीन को ले लिया, तो NaCl है। अब बचा हुआ, अरे यार ये वाला वो होता है ना कि भाई इसलिए इसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली, तो यानी कि अब ये जो बॉयफ्रेंड है वो इसकी गर्लफ्रेंड के साथ आ गया। बीवी क्यों नहीं? सर अब तो ये आगे दिक्कत थोड़ी है कोई। NaCl प्लस तो सोडियम जो है वो बेरियम के साथ मतलब बेरियम को रिप्लेस कर देगा वो, और वो जो बेरियम है वो इस सल्फेट के साथ आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बना देगा। अरे वो क्या है, डी वाले बी भावना है मारूंगा ना ऐसा, और सी क्या रहते ना भाई मेरे। तो अब देखो बात ऐसी है, बैलेंस कर देता हूँ। अब बात ऐसी है कि मेरी मर्जी, मेरा स्मार्टफोन मैंने डाउनलोड एरो बना दिया, हाँ प्रेसिडेंट प्रेसिपिटेट बना है, क्यों बना है ना, वाइट प्रेसिपिटेट एकदम करेक्ट। तो क्यों? तो जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तो डाउनवर्ड एरो बनाते हैं ना, कभी भी अपवर्ड एरो बना रहा होगा मैं, अगर मैं अपवर्ड एरो बना रहा हूँ तो रिलीज होता है। तो गैस रिलीज हो रही है। सब आइडेंटिफाई कैसे करें कि कब प्रेसिपिटेट बनेगा? अरे वो कुछ प्रेसिपिटेट के बारे में पता कर लेने का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम जनरली, ध्यान देना मैं इतने प्यार से बता रहा हूँ अब लास्ट बार, तो जनरली इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन तो ये रेड में होता है। मेरे भाई प्रेसिपिटेट इंसॉल्युबल सब्सटेंस है ये, तो इंसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो बन रहा है अगर, तो ये प्रेसिपिटेट कहलाएगा। PPT वाइट प्रेजेंटेशन। प्रेसिपिटेट। अब रिडॉक्स, ओह यार तो सही। रिडॉक्स में रेड और ऑक्स, लाल सांड मत बोलना इसको। वो रेड बुल होता है ना, बढ़िया। रिडक्शन, ध्यान देना। हेलो बहुत कहानी मैंने की थी पिछली बार। ऑक्सीडेशन पे तो अगर तुमको याद हो तो बोरोसान रेंसिडिटी कहां तक पहुंच गया था मैं, अगर तुमको पता होगा तो लिखा हुआ रिडक्शन भी है हां। आपके जुल्म। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको रिडक्शन को तो रिग बोलते हैं ना, रिग मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ना मेरे भाई, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बोलो गेन ऑफ ऑक्सीजन, और बोलो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और ऐसे ऑयल बोला था इसको, सही है गलत है? मतलब लॉस ऑफ, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों देखने मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन पॉजिटिव और हाइड्रोजन नेगेटिव ऐसा कुछ भी था ना, ऐसा था सर। इसमें क्या था? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन पॉजिटिव और हाइड्रोजन नेगेटिव। हां मेरे को याद है। वो एजेंट वाला क्या था?
देखो भाई रिडॉक्स के एग्जांपल ZnO प्लस C ओ भाई Zn प्लस CO क्या हो रहा है यहाँ पे? वो क्या ZnO का Zn हो गया, C का CO हो गया। तो ये जो ZnO का Zn हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो दिस इज नोन एज रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे पहली बात ध्यान से समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये हजारों बार मैंने बोला है, दोनों रिएक्टेंट से में से ही ढूंढते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों को हम कहाँ से ढूंढते हैं? रिएक्टेंट में से ही ढूंढते हैं। तो यानी कि ये ZnO जो है ये खुद रिड्यूस हुआ है, तो यानी कि ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या फर्क है? क्या बोल रही है? अच्छा रिडक्शन ये ऑक्सीजन प्लस तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो ऑक्सीजन प्लस मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखा तो है। तो यानी कि ZnO का Zn हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो ZnO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो सामने वाले को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन है। तो रेडॉक्स दोनों में होता है, एक रिडॉक्स में में दोनों होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। अगर तुमको एक और एग्जांपल देना चाहूं मैं, तो तुम लोगों को H2S प्लस O2, तो फिर हमने आगे H2S किया। और O2 जो है SO2 है, सॉरी SO2 है। तो ये S प्लस H2O दे देगा। अब देखो H2S का S हो गया और SO2 का कुछ तो इसके साथ तो H2 नहीं होगा सर जी। एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो कि H2S का H2O हो गया और SO2 का S हो गया। तो SO2 से जो S बना है तो ऑक्सीजन चला गया ना वहाँ पे, ऑक्सीजन क्या हुआ वहाँ पे? चला गया। ऑक्सीजन चला गया मतलब रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। हैं? समझा कि नहीं समझा भाई? सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हुआ? इधर बैलेंसिंग मार देना, बैलेंस कर देता हूँ, रुक जा, 3s कर देता हूँ यहाँ पे 2H2S रख देता हूँ, हो गया आप लोग, ठीक है ना भाई? और अगर इधर 2 डाल दूँ तो भी बैलेंस हो गया। ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, समझे? तो ये सारे टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने क्या कर लिए, कवर कर लिए। मेरे को डिकम्पोजिशन के एक दो एग्जांपल तुमको और देना है, अरे वो सब आगे है। क्या? वो तो होता था पहले। अब देखो हेलो, ये हीट के एक तो एग्जांपल अगर और दूं तो FeSO4 को हीट देता हूं मैं अगर, तो ये Fe2O3 SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। सेम तरीके से PbO को हीट देता हूं मैं अगर, Pb एक काम नेट नाइट्रेट है, PbNO3 ट्वाइस को हीट देता हूं मैं अगर, तो वो PbO दे देगा, NO2 दे देगा और साथ में O2 दे देगा। तो ये जो है कुछ इस तरीके से रिएक्शंस यहाँ पे जो है चलते हैं। तो ये बेसिक थे, अभी तक हमने कोई स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस नहीं देखे यार, कोई भी स्पेशल तरीके के रिएक्शन नहीं देखे। जो भी देख रहे हैं अभी बेसिक बात ही देख रहे हैं, स्पेशल रिएक्शन भी जो है वो भी देख रहे हैं अपने को। आपका मेरे हो गया सर। होल्ड ऑन मैकबुक। चलो भाई, दूसरा चीज की बात कर ये क्लियर हुआ? हेलो सॉरी खोलना भाई। मैं वॉशरूम जाता हूँ। रोनित, लाइट बंद कर दे। उसको उठा दो ना भाई। देखो भाई, अब जो ओर्स होते हैं ना, अब हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो पीछे से आ गए। एक्सट्रैक्शन कर ये रहे हैं। मेरे को नहीं दिखता है इधर से। क्या नहीं दिखता? सबसे आगे मैं तो ले। शरीर नहीं आगे देखते आ रही है। देखो ओर्स, अरे अरे यार सबसे ऊपर लिखा है इसके। लो सर जी। ओर्स होते हैं। छोड़ दे मुझे। पहले जो भी हमें ओर्स मिलते हैं ना, जो ओर्स मिलते हैं ना, जो भी ओर्स होते हैं ना, सबसे पहले उनका कंसंट्रेशन होता है। यानी कि जैसे ही जमीन से ओर मिलता है ना, तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती है, उस इम्प्योरिटीज को हटाना होता है मेरे को। तो सबसे पहले उसका कंसंट्रेशन करा जाता है। सबसे पहले होता है कंसंट्रेशन। हाई लो हाई मीडियम। मेरी बहन शांत हो जा। कंसंट्रेशन अगला या आपको formula लिख लो। एनरिचमेंट ऑफ ओर होता है। खाना बाहर। ना चला था ना यार। कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर होता है। इसमें पता है क्या होता है? इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना, उस इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। सबका ध्यान इधर दो ना, क्या जरूरत है इतना इधर उधर करने की? बहुत पंचायती है क्या सबको? क्यों बुलाया, क्या बुलाया, सबका ध्यान वहां चला गया। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या?
तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर होता है। इसमें क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना उसको अलग अलग सेपरेशन टेक्निक से रिमूव किया जाता है। अब एक तो सेपरेशन टेक्निक अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है, ग्रेविटी सेपरेशन हो सकता है। ये अभी तक तो वो मैं पहुंचा ही नहीं वहाँ, वो आगे के लिए। अभी एक्सट्रैक्शन मतलब उसमें से मेटल निकालना। अभी जो ओर मिला उसकी साफ सफाई चल रही है, तो उसको कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। और इसको सेपरेट किया जाता है सेपरेशन टेक्निक से। अलग अलग केमिकल सेपरेशन टेक्निक हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओर हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है, एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये भी एक सेपरेट करने के लिए, तो अलग अलग ऐसे सेपरेट करने के लिए मेथड होती है। तो उसमें जो भी इंप्योरिटीज होती है, इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। जो भी इंप्योरिटीज होती है, इंप्योरिटीज का क्या होता है, रिमूवल हो जाता है। हीटिंग वो सब, नॉट वीविंग यार, हीटिंग हीटिंग भी नहीं, सिंपल जो मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन वो सब। अब यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है ना वो 3 स्टेप में बन जाता है। अब जो एक्सट्रैक्शन स्टेप होता है वो 3 स्टेप में हो जाता है कि पहले देखा जाता है भाई मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, मेटल हाई रिएक्टिविटी का है, मिडिल रिएक्टिविटी का है या लो रिएक्टिविटी का है। तो जिस रिएक्टिविटी का मेटल होता है उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करी जाती है। यानी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल का अलग ट्रीटमेंट होता है, मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल का अलग ट्रीटमेंट होता है। ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, देख लो मैं बातें ऐड कर रहा हूँ। और लो रिएक्टिविटी वाले मेटल का देखा जाता है, अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल है ना, तो जैसे तुम लोगों को पता ही है कि कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन ये सभी हम करते हैं। तो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटलों में कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन ये नहीं हो सकता। वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनके ओर्स का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एफिनिटी जो होती है, यानी कि ऑक्सीजन या किसी और कंपाउंड को लेके जो उनके ओर्स की एफिनिटी होती है ना, आरओस, तो वो जो होती है ज्यादा होती है, यानी कि वो ऐसे टूट नहीं सकते। तो उनकी लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उनके मॉल्टन ओर का, इलेक्ट्रोलिसिस अट्रैक्शन ऑफ देयर मॉल्टन उसको एकदम हीट कर देते हैं। हाँ, मॉल्टन ओर। तो वो तो उसके बाद वो उसमें आगे ना एवोल्यूशन ऑफ के अंदर हीट करना अलग होता है, हीट करना जो होता है ना वो अलग होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है मॉल्टन ओर का, बेसिकली क्लोराइड फॉर्म में होता है, मॉल्टन क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और फिर मेटल मिल जाता है। मिडिल रिएक्टिविटी वालों में 2 कैटेगरी है। अगर कार्बोनेट और मिला तो अलग कहानी है, और अगर सल्फाइड और मिला तो अलग कहानी है। अगर कार्बोनेट और मिलता है ना, मतलब उसमें CO3 होता है, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, उसका कैल्सिनेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, और अगर सल्फाइड और मिला तो क्या करते हैं, रोस्टिंग। इन दोनों प्रोसेस से क्या मिलता है, इन दोनों प्रोसेसेस से मिलता है मेटल ऑक्साइड। क्या मिलता है, हेलो, फिर उसको रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, ऑक्सीजन हटा देते हैं। तो आइदर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दो ऑक्सीजन हटाने के लिए, या तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे कोक हुआ, देखा मैंने, या तो कोक हुआ, तो यानी उससे क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, तो रिडक्शन हो जाएगा ना। तो रिडक्शन होने के बाद फिर क्या मिलेगा, उसका वापस प्योरिफिकेशन, मतलब प्योर मेटल मिल जाएगा। और जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं ना, ये ज्यादातर सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। ये किस ओर में पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं, जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं। तो सल्फाइड ओर्स है यहाँ पे, तो इसकी सिंपली क्या कर दो भाई, रोस्टिंग कर दो। क्या कर दो, रोस्टिंग कर दो, फिर रोस्टिंग से मेटल मिल जाएगा। लास्ट में जाके मेटल की रिफाइनिंग कर देना। ये तुम्हारा पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। ये क्या है भाई तुम्हारा पूरा मेटल ऑक्साइड्स को रिडक्शन के लिए किससे करते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, कोई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, या कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे कोक। ध्यान देना करना, तो कोई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान देना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, या कोक जैसे कार्बन है तो उसकी मदद से भी रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से भी, मैंगनीज भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इनकी मदद से भी रिड्यूस कर सकता हूं मैं, और रिड्यूस करके मुझे क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। ये तुम्हारा एक ओवरऑल पूरा फ्लो चार्ट है। हाई रिएक्टिविटी नजर मार ले, नजर ही मार ले। सर कैल्सिनेट रोस्टिंग प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन का, इस पे बताओ। हाई रिएक्टिविटी के अंदर कार्बोनेट और का होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस क्लोराइड फॉर्म में होता है, क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मॉल्टन क्लोराइड। और पहले फिर उस ओर को क्लोराइड होता,
क्लोराइड, जैसे सोडियम में तो वो क्लोराइड्स के फॉर्म में देखने मिलता है, यानी कि क्लोराइड के फॉर्म में जो होता है वो देखने मिलता है, उस चीज का ध्यान रखना, समझे? अच्छा चेहरा मंगवा आपको क्या लगा? मेरे को ना कुछ खाने भी नहीं मांग रहे, नहीं चाहे तो चाहिए। क्लोराइड नहीं समझा। अरे भाई सोडियम है ना, तो वो जिस भी ओर में उसको अरे हाई रिएक्टिविटी में ज्यादा रिएक्टिविटी है सोडियम, तो उसके जो क्लोराइड्स होते हैं ना, यानी कि अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जो बना रहा है तो उसका मॉल्टन फॉर्म का इलेक्ट्रोलिसिस कर देता है, तो मेटल अलग से मिल जाता है बस। अलग ही टाइम पास है भाई, ये सब जाने दिया करना, क्या नाटक है भाई, खींच ले उसको वापस उधर। समझे कि नहीं समझे बताओ? रिट्रैक्ट। अब देखो, अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को समझ लेते हैं अच्छे से। कैल्सिनेशन में जैसा कि मैंने तुमको कहा, कैल्सिनेशन में क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में हीट करता हूं विदाउट ऑक्सीजन, जैसे जिंक कार्बोनेट है अगर, तो विदाउट ऑक्सीजन इसकी हीटिंग हो जाएगी, तो जिंक ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो ये देखो, ये देखो, और फिर ऑक्साइड मिल गया था। और सल्फाइड में क्या होता है? विद ऑक्सीजन हीटिंग करते हैं, ZnS है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका हीट कर दूंगा, तो ये वापस से जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है, अगर मैं रेड्यूसिंग एजेंट के साथ ले आऊं तो ये मेटल अलग से दे देगा, या फिर मैं इसका क्या करवा सकता हूँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकता हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि अब वो जो ऑक्साइड बन रहा है उसका मैं रिडक्शन करवा सकता हूँ, या तो रिडक्शन करवा सकता हूँ, या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकता हूँ। ये कहानी चल रही है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। अब देखो कभी कभार क्या होता है, समटाइम सिनेरियो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जनरली, तो कभी कभार जो मेटल होता है मॉल्टन फॉर्म में मिलता है, यानी थर्माइट रिएक्शन की बात चालू कर दिया है मैंने। कभी कभी जो मेटल मिलता है मॉल्टन फॉर्म में मिलता है, जैसे कि अगर Fe2O3 है तो मैं इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो ये जो एल्यूमिनियम है ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये एल्यूमिनियम जो है वो Al2O3 बना देगा, साथ में यहाँ पे Fe बन जाएगा, 2 डाल दो बैलेंस हो गया। तो यानी कि ये जो आयरन मिलता है ये मॉल्टन फॉर्म में मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी हीट जनरेट होती है कि जो मेटल बनता है वो किस फॉर्म में बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, और इसी को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो लिक्विड है ना, इसको क्रैक्ड मशीन पार्ट, वो ट्रेन, क्रैक्ड मशीन, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए और रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, समझे? तो ये भी रिडॉक्स ही है Sir, ना? thermite reaction is synthesis and endothermic. रिडॉक्स एक्सोथर्मिक एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देख, Single displacement and एक्सोथर्मिक, तो फिर synthesis और वो क्या था? सिंथेसिस तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो वो जनरली एक्सोथर्मिक वो भी होता आपने है, एक सवाल पूछा था सर ना? जी रेलवे ट्रैक्स में वो कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का पूछा, इसका थोड़ी पूछा। थर्मल रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, बोल सकते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ Fe2O3 प्लस Al। अब लो रिएक्टिविटी वाले का भी एक दे देता हूं सर एग्जांपल। इसमें फेरस लिक्विड में है, आयरन लिक्विड था। थर्मा हाई रिएक्टिविटी। अभी मैंने मिडल रिएक्टिविटी वाले के एग्जांपल दिए, लो रिएक्टिविटी वाले का बेस्ट एग्जांपल है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का कोई भी ओर होता है ना, मर्क्यूरी की ओर को सिनेबार बोलते हैं, मर्क्यूरी की ओर को सिनेबार बोलते हैं। खैर ये तो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस बता दिए। तो सिनेबार बोलते हैं, तो जैसे सिनेबार है HGS है, मैंने बोला था ना लो रिएक्टिविटी वाले तो सल्फाइड फॉर्म में देखने मिलता है, सल्फाइड फॉर्म में देखने मिलता है। तो इसको अगर तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, रोस्टिंग करोगे, तो यहाँ पे भी HGO और SO2 बनेगा, और इस HGO को फर्दर हीट कर दो, फर्दर हीट कर दो तो भी मेटल मिल जाएगा। जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं ना, उनके मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए सीधे सीधे हीटिंग कर दो। इन लोगों में थोड़े लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि मिडल रिएक्टिविटी वाले उनसे तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते नहीं है। ये लोग तो थोड़ा सा हीट करने पे ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। यानी HGO जो मिल जाता है ना, उसको तुम हीट करो तो वो मर्क्यूरी में मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में जो है वो टूट जाएगा। तो ये तुम्हारे पूरे उसके भी रिएक्शन हो गए, किसके? एक्सट्रैक्शन के रिलेटेड के सारे ये रिएक्शन भी हो गए। तो देख लो, तो बहुत सारे रिएक्शन हमने देख लिए। हाँ ये तो लिखा भी था। एक छोटी सी बात लिखवा देता हूँ,
अब सारे मेटल्स क्या ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं? नहीं, गोल्ड और प्लेटिनम ये जो मेटल है ये इतने लेस रिएक्टिव होते हैं कि ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, है ना, एकदम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में नहीं। जैसे अभी ये सारे जो मेटल थे ये नेचर से नेचुरली मिल रहे, तो कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे ना किसी के साथ रिएक्ट करके मिल रहे हैं। पर गोल्ड और प्लेटिनम जब भी हमें मिलते हैं ना तो फ्री स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में नहीं, यानी वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो उनके लोगों में एक्सट्रैक्शन नहीं होता, उनमें सिर्फ रिफाइनिंग होती है। जो मिला साफ कर दो, कचरा हटा दो और मेटल मिल गया। तो गोल्ड और प्लेटिनम याद रखना, उनमें कोई एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होती है वो यूज नहीं होती है, ठीक है, जो उसमें गोल्ड और प्लेटिनम है। तो गोल्ड और प्लेटिनम आर फाउंड इन, हेलो इधर ही लिख देना नेचुरल फॉर्म, है ना, राज की बात है, किसी को मत बताना। गोल्ड गोल्ड और प्लेटिनम आर फाउंड इन AB सर गोल्ड एयू नहीं होता? जी, अच्छा जी लिख रहा था, सिल्वर वो मिल जाता है भाई। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। गोल्ड एयू गोल्ड अरे यार मैं यू ही लिख रहा था, पता नहीं क्या हो रहा आपने है। यूं आप यू ही लिखा था, एक मैंने पहले भी कैसे यू लगा लिखा थे ना वो मी करने। आर फाउंड इन फ्री स्टेट। और कॉपर, ये पूरा डाटा डाल कॉपर कैन बी फाउंड इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। वो किसी स्टेट में भी मिल जाता है, फ्री में भी मिलता है, मतलब किसी के साथ रिएक्टेड भी, और कंबाइंड में भी मिलता है, ठीक है भाई, किसी को मत बताना। बताओ कि नहीं पता करना जो वो फ्री स्टेट में होते हैं घोगरा और कॉपर जो होते हैं ना सब घोगा वाला डाउनलोड टाइम पास करेगा तो मार खाएगा। सर सुनो देखो एक्सोथर्मिक, आपको पता है एयू और वो फ्री स्टेट में मिलता है, गोल्ड आपको फ्री स्टेट में मिलता है। बहुत अच्छा है, अब पता चला एआई का टीचर क्यों करती है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब पता चला एआई करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो हीट इन रिएक्शन, बढ़िया बोला ना आपने, है ना, ऑर्डर ऑफ कुछ भी हो रहा है बच्चा छात्रों का शिक्षक हीट इन पर प्रभाव। रिएक्शंस। चलो एक्सोथर्मिक, हेलो हाँ बाय एक्सोथर्मिक, भाई मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। हाँ। सिर्फ हीट ही रिलीज नहीं होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कैन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, एनीथिंग। तो एनर्जी रिलीज होना, और यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। कुछ खास एग्जांपल्स ही लिख पाऊंगा, बाकी तो जनरली तुमको पता ही होता है। जैसे कि एक्सोथर्मिक का सबसे अच्छा पहला एग्जांपल रेस्पिरेशन। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हेलो ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? पहले उसको तो पानी डालो। रेस्पिरेशन। सेकंड जो होता है ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जितना तुम आया है था ना तुम्हारे मॉक में ही पूछा था। हाँ, मीठे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन होती है, तो CH4 प्लस O2 हजारों बार बताया हमारी रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट लाइट। अरे यार हीट कितना हो गया मेरे का। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ध्यान दे रहे हो ना? सर जी ध्यान दे रहे हो ना? यहाँ पे एक आता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट ये भी आया था, ये भी आया था। ऑफ वेजिटेबल। इसका सर फार्मूला क्या होता है? कोई फार्मूला नहीं, आए वेजिटेबल से कंपोस्ट बनना फार्मूला थोड़ी है। ग्लूकोज। अरे वो सब नहीं है इसमें। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है। हाँ बायोगैस सेम। हाँ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वो एक्सेप्शन है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, वो डिकम्पोजिशन अलग मतलब है। और यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना? हेलो। यस ओके। और इसमें समटाइम्स सर प्लीज ओके डिकम्पोजिशन नहीं समझा सर अभी भी। कैसे एंडोथर्मिक? एक्सो में लिखा है। अबे हीट लाइट और वो दे रहा है तू, ओके है ना, हीट लाइट सनलाइट दे रहा है, इसीलिए समटाइम्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि CaO
plus H2O. It gives CaOH twice plus heat. ठीक है ना? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक फिर कंबशन कंबसन बर्निंग और नेचुरल गैस में ही क्या? कंबसन लिख ही दो. कंबसन. अब CaOH twice है ना? ठीक है. एक वो स्टेट चेंज इन स्टेट वाले का ये बहुत मजा आता है मेरे को. ये बहुत पढ़ाने में मजा आता है. सॉलिड लिक्विड है ना? लिक्विड अच्छा ये गैस. अब सॉलिड से लिक्विड जब जाता है तब मेल्टिंग तो मेल्टिंग Melting. वाओ या फ्यूजन है. और लिक्विड से सॉलिड जब जाता है तब तो freezing. फ्रीजिंग. फिशन या फिशन अभी कुछ नहीं तो है। एक पार्ट में सॉलिडिफिकेशन. ऐसे फिशन नहीं आता. आपको टेस्ट करेगा अरे यार वो नहीं होता सर सॉलिड में थोड़ा लिक्विड से गैस जो है लिक्विड से गैस जो है Boiling. Vaporization. बॉइलिंग या वेपराइजेशन. Evaporation. Evaporation गलत था. मैंने मना कर गलत है दिया. उसने मना किया गलत बोला था वो लेटेंट भाई ऐसे ही लगा रहे हैं। हेलो गैस से लिक्विड Condensation. डिपो. हाँ कंडेंसेशन. मुझे ऑब्सेशन है क्या तुम लोग को? बंद करो ना. ऐसे भी बदले तो एक चीज तो और बोलो। कहा आपस में ही हो यार. कुछ नहीं हो सकता. सॉलिड से गैस. इसका एग्जांपल है कैंफर Naphthalene ball. और वो अमोनियम क्लोराइड को हीट करे तो भी. और गैस से Desublimation. डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन. उसके हाथ में होते हैं आदत है. Desublimation. या डिपोजिशन इसका क्या था एक आधा बोला था ना है ना. अब देखो जब तुम फ्रीज करते हो ना देखो पहले तो मेरे को ये सब सर, कौन बता. है? सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए एनर्जी देते हैं राइट. सॉलिड से लिक्विड में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सॉलिड से लिक्विड में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे. तो यानी जब तुम मेल्टिंग करते हो ना तो तुम लोग पता है क्या करते हो? लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करते हो. लेटेंट हीट हाँ, एब्जॉर्ब ice. करते हो. आइस एग्जांपल है ना. और जब फ्रीजिंग होता है तो लेटेंट हीट रिलीज करते हैं. लेटेंट हीट रिलीज होती है. इनविजिबल हीट और ये जो होता है ना ये एक्सोथर्मिक है. और इस मेल्टिंग कैसे कर सकते हैं पता है? मेल्टिंग करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दो और प्रेशर घटा दोगे तो भी मेल्टिंग हो जाएगा. सही बोल रहा हूँ? मेल्टिंग एंड होगा ना बाहर के एटमॉस्फेयर से लेके देखो मैं बताता हूँ. सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो प्रेशर दोगे ज्यादा तो आधा वो पास में आएगा ना. लिक्विड बनाना तो प्रेशर दूर करो तो प्रेशर डिक्रीज करो. अब मैं लिखना तो चाह रहा हूँ यहाँ पे बहुत कुछ लेकिन तुमको कंफ्यूजन होगा तो मैं एक की बना देता हूँ इसकी. कीमत ओके इधर एक की बना लेते हैं है ना. 6 वेरिएबल ले रहा हूँ. कहाँ बनाऊँ यार? नीचे लिख रहा हूँ मैं. नहीं यहाँ पे सही है. अरे क्योंकि इधर भी तो लिखूंगा ना. रुको आप जूम आउट कर दो ना. हो गया. की बना रहा हूँ मैं. A B C D E और F. A का मतलब होता है लेटेंट हीट एब्जॉर्ब और B का मतलब होता है लेटेंट हीट रिलीज. C का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना और टेम्परेचर घटना घटना. E का मतलब है प्रेशर बढ़ना और F का मतलब होगा प्रेशर घटना. और समझना इस तरीके से एनालिसिस में करवाया अरे नहीं. मतलब तो लेटेंट हीट रिलीज. मेल्टिंग से फ्यूजन में 3 चीज क्या हो रही है बोलो. ए बी लेटेंट हीट A, अब्सॉर्ब हो रही C. है. लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रही है. ACF. टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर घट बढ़ रहा है. यहाँ पे फिर एकदम उल्टा होएगा. ये तो पक्का उल्टा होएगा. अगर A है तो B, अगर C है तो E और अगर F है तो E. समझे? Sir, release हो रहा है ना? टेम्परेचर मतलब लेटेंट हीट रिलीज हो रही है लिक्विड से सॉलिड में और टेम्परेचर घटा दोगे तो भी लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा और प्रेशर बढ़ा दोगे तो भी लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा. समझे कि नहीं समझे?
समझे कि नहीं समझे? एकदम उल्टा सब है। कुछ same ही अब होगा। लिक्विड से गैस जो है वो मुझे लगता है कि सेम ही है, सेम ही तो होगा सब में सेम ही है, अंदर वाले में सब में सेम है, कॉमन कर दो ना हो गया। और बाहर वाले में सब में सेम है, ठीक है ना? बाहर में E D B और यहाँ पे भी E डीबी E D और अंदर में सब में सेम है, ठीक है? सर रुको, ये अच्छे से लिख लो। लेटेंट हीट वाला नहीं समझा। लेटेंट हीट वाला, अब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ही तो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड जाएगा, तो उल्टे वाले में क्या करेगा अभी? अरे एसी भी लिख दो एब्जॉर्ब करेगा तो सॉलिड। समझ गए ना अभी? हाँ समझे कि नहीं समझे? तो इसका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी हो गया और बाकी सारी कहानी की हो गई, तो स्टेट इन चेंज वाला काम भी हो गया, यानी ये भी कर लिया आपने ने। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी तुम लोगों को पता ही है, न्यूट्रलाइजेशन की भी कैटेगरीज है, तो यानी न्यूट्रलाइजेशन की भी डेफिनेशन बहुत जरूरी है। न्यूट्रलाइजेशन की भी डेफिनेशन बहुत जरूरी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच एन एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वाह, यानी कि टू न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे यानी को नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। HCl plus Sir, Na. बट इसमें वो भी था ना, स्ट्रांग एसिड वीक बेस स्ट्रांग एसिड। वही करा रहे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले 3 एग्जांपल लूंगा, तीनों का करना देखना। Na+Cl। पहले तो HCl, ये तो हम लोगों को पता ही है, क्या NaCl बना दे और साथ में H2O बना दे, दूसरा मजा आ जाएगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, मैंने बोला था मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोला था? मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के। तो यहाँ पे क्या होएगा? CuCl2 CuCl प्लस H और सर वो आधा क्या है? आधा तो कुछ भी नहीं है। E2 प्लस OH होगा ना सर? मेरे को आधा चला, मैं सोचा हिंदी आ गया। न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा पानी होता है। अरे पर कहाँ पे एक ही तो मॉलिक्यूल है H का। H बैलेंस करना है बस। सॉरी। नहीं भाई अब अगर मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस ले लेता हूँ, एक मैं भी देख रहा हूँ, लेके देख रहा हूँ, हैवी कुछ नहीं, दो ही रखो। और मतलब एसिड प्लस बेस gives salt, और वो भी तुम लोग को पता ही है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट देंगे, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल सॉल्ट देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जो है एसिडिक सॉल्ट देंगे, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या देंगे? बेसिक सॉल्ट देंगे। लिखी दो। कितना ही लिखूंगा, हो गया ना, वो तो इजी है। कंबसन रिएक्शन तुमको पता है, कंबसन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और हीट लाइट हमेशा निकलेगी। और हम जो कंबसन रिएक्शन पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। हम लोग ने जो कंबसन देखा है वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन का देखा है। कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन प्लस O2, कैसा भी हाइड्रोकार्बन है, बैलेंसिंग का खेल है बाकी। तो इट गिव्स CO2, H2O, हीट और लाइट। फिर फायर ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट क्या थे? हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन है। और कंप्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि बहुत बार किया हुआ है कि कंप्लीट कंबसन में क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली क्या दिखाते हैं? कंप्लीट कंबसन शो करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड, हाँ, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो इनकम्प्लीट कंबसन दिखाते हैं। कंप्लीट कंबसन में ब्लू फ्लेम होती है, स्मोक नहीं होती है, और वहां पे येलो फ्लेम होती है और सूखी होती है, स्मोकी फ्लेम होती है। प्लस जो ब्लू फ्लेम होती है वो लुमिनस नहीं होती है। सर ये सब लिखा था कंप्लीट कंबसन में नॉन लुमिनस फ्लेम बनती है, यानी ब्लू फ्लेम नहीं होता है। स्पेलिंग क्या है? SOTTY SOTY SOOTY। हाँ SOTY और वो जो ब्लू फ्लेम होती है नॉन लुमिनस होती है, उससे इतना उजाला नहीं आता है, जबकि जो इनकम्प्लीट कंबसन में येलो फ्लेम बनती है वो लुमिनस फ्लेम होती है, उसमें अच्छा खासा उजाला आता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण। एसिड रेन के रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। सॉलिड लिक्विड गैस हमने कर लिया, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट भी कर लिया, और टाइप ऑफ एलिमेंट भी हमने कर लिया, मिक्सचर वगैरह भी फ्लो चार्ट से समझ लिया। नहीं, अभी इतना नहीं बचा। मोल कंसेप्ट के भी फार्मूला हमने देख ही लिए, वो 3 स्टोरी देखी थी, हर एक का मोल निकालो और उससे मास निकालो, वो तो क्लियर है तुम लोगों को। हो गया केमिस्ट्री।
अब जो थोड़े रिएक्शन बचते हैं वो एसिड और बेस के बचते हैं। वो एसिड और बेस के रिएक्शन जब वापस नहीं हो रहे Long हो acid, तो weak base। सब लिखवा चुका हूँ। वो एसिड बेस का जो पर्टिकुलर स्लाइड लिखवाया था ना वो मैंने ग्रुप में वापस डाला भी था, तो वो अच्छे से देख लेना तुम लोग। तो मेरे को लगता है कि अपने रिएक्शन सारे हो गए केमिस्ट्री के, कोई भी रिएक्शन